नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे यूपी में बड़े सियासी उलटफेर की। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि अब केवल बीजेपी ही देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के होकर रह गए हैं। राष्ट्रीय दल के नाम पर देश में अगर कोई पार्टी अब बची है तो वो सिर्फ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि इससे पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, तो फिर वहीं बीजेपी के लिए जितिन कितने फायदेमंद साबित होंगे, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। इस पर अगर राजनीतिक विश्लेषकों की हम माने तो जितिन के जरिए बीजेपी की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की होगी। इसके साथ ही उनको यूपी बीजेपी में कोई बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। इसमें माना यह भी जा रहा है कि साल 2022 से इस सियासी उलटफेर से बीजेपी को फायदे से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 14% हिस्सा ब्राह्मण वर्ग से आता है। अब 80 के दशक से ही ब्राह्मणों को भाजपा का प्रबल समर्थक बताया गया है। यूपी में भी सपा बसपा ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए तरह तरह के नारे गढ़े हैं और बड़े ब्राह्मण नेताओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश भी की है। यूपी एक ऐसा प्रदेश है और यूपी में ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी दिए हैं। इसमें प्रदेश में पहले वल्लभ गोपाल मुख्यमंत्री बने थे, तो फिर वहीं एक बार फिर जितिन प्रसाद को बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड माना जा रहा है। अब ये बीजेपी के लिए फायदेमंद कितने साबित होंगे, इस पर एक नई बहस शुरू हो गई। तो जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना कितना फायदेमंद होगा, आज बहस को शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को जब ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। शक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, कि निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहां सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा, ये मैंने विचार कि कोई नुकसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी, सीडी और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके समय समय पर लोगों को डराती धमकाती रहती है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में उन्होंने तमाम लोगों को तोड़ा, नतीजा क्या हुआ, उनको हारना पड़ा। और मैं समझता हूं कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद जी का पहचान बनाया, नाम बनाया, उनके परिवार का नाम बनाया, सम्मान दिया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। जो आदमी 2017 में चुनाव हार जाए विधानसभा का, 19 का चुनाव हार जाए और वो दूसरे पर आरोप लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू को उनकी तरफ से कहा गया कि जितिन प्रसाद को चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया और उनकी कई पीढ़ियां चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर रहीं और उसी वजह से जितिन प्रसाद की पहचान थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं,
तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी स्थिति क्या होगी, इसका आकलन उनको खुद करना चाहिए था। धोखा दिया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, इस बात को भी उन्होंने कहा। हालांकि जितिन प्रसाद ने अपनी बातों को आज खुलकर रखा। इसमें जितिन प्रसाद ने इस बात को जरूर कहा कि अब अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही नजर आती है। बाकी पार्टी या तो एक व्यक्ति विशेष तक सिमट कर रह गई हैं या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और इसलिए अगर देश सेवा के हित में आपको सोचना है या देश सेवा के लिए आपको आगे बढ़ना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही समय सबसे बेहतर विकल्प है। और मोदी जी से वो प्रभावित हैं। अमित शाह की भी उन्होंने तारीफ की और ये कहते हुए आज पीयूष गोयल ने उनको जब सदस्यता दिलाई उसके बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिया या फिर जो ज्वाइन करने के बाद उनका स्टेटमेंट था वो अभी आपने सुना है। लेकिन अब सवाल यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के शुरू होते हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ एक बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद के तौर पर उनको जाना जाता है और ब्राह्मणों से ही जुड़ी हुई एक संस्था को भी वो पिछले साल से चला रहे हैं, जहां पर उन्होंने ब्राह्मणों के साथ संवाद किए हैं। उन परिवारों के बीच में जाकर के उन्होंने उस संवाद को कायम किया है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये भी अब सियासी गलियारों में चर्चा का इस समय सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि क्या जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार भी विधानसभा चुनावों के अंदर थी और इस बार एक और बड़े चेहरे का उससे दूर हो जाना, इस स्थिति में जब कांग्रेस लगातार अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही हो, ऐसे में सवाल बहुत बड़े हैं। और इसके पीछे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, इसके पीछे का राजनीतिक गुणागणित क्या है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसको लेकर के जो अपनी अपनी राय या अपना अपना जो विश्लेषण रख रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश के अंदर बदलेगा क्या इस बार के विधानसभा चुनावों के अंदर, उसकी गिनती आप ये समझें कि अभी से शुरू हो गई है। चूंकि जितिन प्रसाद का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना और ये कहना जितिन प्रसाद का कि मैं इतने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा, मेरे पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ के मैं इस फैसले को कर रहा हूं। और अब सवाल यह है कि आखिर जितिन के यूपी में बीजेपी को ज्वाइन करने से फायदा कितना होने वाला है। और नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी को जितिन प्रसाद के जाने से होगा और कांग्रेस पार्टी अब इसकी भरपाई कैसे करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक को आप देखते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर तो जितिन प्रसाद ने आज भारतीय जनता पार्टी को तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी चर्चाएं हो रही हैं आज हम भी उसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उमेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उमेश द्विवेदी जी बहुत स्वागत है आपका आज इस चर्चा में। और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। जितिन प्रसाद एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे, केंद्रीय मंत्री तक रहे, लेकिन अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते वक्त इस बात को कहते हैं कि इस वक्त देश के अंदर अगर कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और मैं जिन काम को लेकर के आगे चल रहा हूं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए ही पूरे हो सकते हैं, इसके मायने क्या समझे जाएं और क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है जितिन प्रसाद के जाने से? डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, राजनीति में कोई किसी भी दल में जाता आता है, व्यक्ति जाता है, पूरा समाज नहीं जाता। और ये कोई मान ले कि जितिन प्रसाद जी चले गए तो सारे ब्राह्मण बीजेपी में चले जाएंगे, मैं इसको किसी भी तरह से मान नहीं सकता और हम ही क्या सारे लोग नहीं मानेंगे। देखिए उसका कारण क्या है। जितिन प्रसाद जी की आप पहले स्थिति समझ लीजिए राजनीतिक। उनकी जो पहचान है वो उनके पिताजी के नाम से है। उनके पिताजी की पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। और अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, जितिन प्रसाद जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि ये किस समाज से आते हैं, किस समाज को बिलोंग करते हैं। अपनी लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, दो लोकसभा चुनाव हारे और यूपीए की सरकार में इन्हें दो बार मंत्री बनने का मौका मिला। आज जिस जनता की सेवा की ये बात कर रहे हैं, जब आप भारत सरकार में लगातार 2 बार मंत्री थे तो आप उस समय सेवा क्यों नहीं कर पाए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस समय सेवा क्यों नहीं कर पाए।
और देखिए जहां तक ये बात है कि कांग्रेस का कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा होगा, हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं और सबने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से जिस तरह उन्होंने मेहनत किया है, मैं समझता हूं कि कोई भी किसी दल का कोई प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं कर सकता। तो जितनी मेहनत उन्होंने किया है और हमको प्रियंका जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। अब रह गई ब्राह्मण समाज की बात, मैं आपका 2 मिनट समय और लूंगा। एक व्यक्ति किसी दल में चला जाए तो पूरा समाज नहीं जाता, मैंने शुरू में ही कहा था। और उसका कारण यह है कि ब्राह्मण समाज के साथ योगी जी की सरकार ने क्या किया है, किस तरह ब्राह्मण पूरे उत्तर प्रदेश में आज परेशान है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं खुशी दुबे का जी। खुशी दुबे 5 दिन पहले उस लड़की की शादी होती है, उसके पति को इनकाउंटर में मारा जाता है। सारे लोग ये मानते थे कि उनका विकास दुबे से संबंध रहा होगा, लेकिन उनके साथ अपराध से कोई संबंध नहीं था। खैर मान लिया उनको मार दिया गया, इनके पति को। उसके बाद तत्कालीन एसएसपी ने कहा कि खुशी दुबे को ऊपर कोई केस नहीं बनता और इन्हें छोड़ दिया जाएगा। और आज 8-9 महीने का दिन हो गया, तमाम सारी धाराएं उन पर लगा दी गई, 302 से लेके और विस्फोटक अधिनियम तक लगा दिया गया। वो 2 बार अस्पताल में एडमिट हो चुकी है लड़की, और उसके बावजूद आज तक जमानत नहीं हो रही है। जब आप आम समाज के लोगों की मदद करेंगे, आम समाज के साथ न्याय करेंगे, तब वो समाज आपको वोट दे या न दे तब सोचता है। और कोई नेता किसी दल में चला जाए, चला आवे, तो यदि नेताओं के आने जाने से ही सारा समाज प्रभावित हो जाता, तब तो फिर नहीं। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, मैं बहुत बार ऐसी चर्चाओं में बैठा हूं, जब कोई बड़े या कद्दावर नेता छोड़ करके किसी पार्टी को जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, आपकी पार्टी के लिए भी है, अन्य पार्टियों के लिए भी है, लेकिन उस वक्त ये जरूर कहा जाता है कि इससे हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी को ज्वाइन करे वो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। यही तो राजनीति है ना डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। बहरहाल आपने जो सवाल उठाया खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर के, आपने कहा कि सभी को साथ लेकर के इनको चलना होगा, और जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे उसको लेकर के आप लोग सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। उमेश जी, मैं आपके पास आता हूं। जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, सियासी गलियारों में हलचल यह है कि कहीं ना कहीं खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर के जो सवाल उठते रहे, या ब्राह्मणों को लेकर के बार बार चाहे विपक्ष हो या अन्य दलों की तरफ से भी इस बात को कहा जाता रहा हो, क्या जितिन प्रसाद के आने से आपको लग रहा है कि उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है, इसलिए भी इसको एक बहुत बड़े तौर पर देखा जा रहा है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हाँ जितिन प्रसाद शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों का भी एक तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दूसरा जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगते रहे उपेक्षाओं के, कहीं ना कहीं उसको भी साधने की कोशिश है। उमेश द्विवेदी जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका। देखिए, हम तो पहली बात आदरणीय जितिन जी का स्वागत करते हैं, और कांग्रेस के वो बड़े चेहरे थे। ये अलग बात है कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि विधानसभा हारे, लोकसभा हारे। हम उनको बताना चाहेंगे कि जितिन जी नहीं हारे, कांग्रेस हारी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस हारी, उस पर जितिन पे आरोप लगाना कि जितिन हारे, ये गलत बात है। और रही बात उनके आने का, इसके पहले भी आप खबर चला चुके हैं, बहुत पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव में ही वो मन बना चुके थे, क्योंकि वहां वो घुटन महसूस कर रहे थे। प्रदेश की जिम्मेदारी तमाम बार कांग्रेस उनको देते देते रह गई, क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है वो परिवारवाद की पार्टी है। चाहे कितना निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हो, चाहे लगनशील परिश्रमी कार्यकर्ता रहा हो, 3 पीढ़ी से उनका राजनीतिक एक कैरियर है, वो अच्छे समाज सेवक हैं, उनकी समाज में एक छवि है। तो अगर वो आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को बौखलाने की या कांग्रेस को बयान देने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस को अपने घर बचाने की, अपने घर में संजोने की आवश्यकता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, जैसा इसका नाम है, पूरे भारतवर्ष की जनता की ये पार्टी है। जो लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं, अगर हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं, हमारी विचारधारा से मिलकर के आगे काम करना चाहते हैं, तो हम उनको आगे बढ़ के स्वागत करते हैं। तो अगर जितिन जी आए हैं तो हम उनका नहीं, लेकिन यही तो समझना चाह रहे हैं ना कि उमेश जी मुझे बताइए कि जितिन प्रसाद का आपकी पार्टी में शामिल होना आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा? क्योंकि ये बात तो तय है, आपने ठिकरा फोड़ा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से वो हारे, लेकिन खुद तो वो हार रहे हैं ना क्षेत्र के अंदर। अगर वो जा रहे हैं और उसके बाद भी वो वोट कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो फायदा कैसे पहुंचाने वाले हैं? क्या सिर्फ ब्राह्मण चेहरा होने के नाते आपको फायदा मिल जाएगा? अगर ऐसा है तो राजेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के जाने से वो पूरा वर्ग आपको वोट दे दे, ऐसा नहीं है। अभी आपके लिए कैसे फायदेमंद होंगे? नहीं,
जब उनके बोलने पे प्रतिबंध है, कांग्रेस के बड़े लीडर उनको जो लिख के देंगे वही वो बोलेंगे, क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है हारना। तो जितिन जी थोड़ी हारी तो कांग्रेस की विचारधारा हारी, कांग्रेस का परिवारवाद हारा, कांग्रेस का भ्रष्टाचार हारा। तो इसमें जितिन जी कहाँ पे आरोप लगा रहे हैं? दूसरा, जितिन जी हमारे यहाँ आए हैं, हमने कोई उनको निमंत्रण तो नहीं दिया था, हमारी कोई न्योता की चिट्ठी तो नहीं मिली थी। जितिन जी आए, उनका स्वागत है, वो नेता है और खानदानी नेता है, उनके परिवार के 3 पीढ़ी से नेतागिरी कर रहे हैं। 2 बार केंद्रीय नेतृत्व रहे कांग्रेस के समय, कांग्रेस ने भी उनको नेता माना। तो अगर आज उनको हम नेता मान रहे हैं कि नहीं भाई वो नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारी विचारधारा में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, हमें स्वागत करना नहीं, उमेश जी, ये सवाल तो मैंने उनसे पूछा। भाई देखिए, राजेश जी से मैंने यही कहा कि जब आपकी पार्टी में थे तो वो फायदेमंद थे, अब दूसरी पार्टी में चले गए तो उनका कोई जनाधार ही नहीं है। भाई ये बातें तो केवल इसलिए कही जाती हैं क्योंकि अब कहना है ना, उनको डिफेंड भी करना है, लेकिन बात यह है ना कि फायदेमंद कितना किसके लिए साबित होंगे, नुकसान किसको कितना पहुंचाएंगे, ये चर्चा भी बहुत इसके साथ महत्वपूर्ण है। हेमंत जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जरा आकलन करिए, एक तो जितिन प्रसाद का जाना भारतीय जनता पार्टी में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद ज्यादा है या कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक ज्यादा है? हेमंत जी, सियासत है और सियासत मौका परिस्थिति का बहुत बड़ा खेल होता है, ये स्थापित सत्य है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज 2 घटनाएं हुई। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में आए और एक खबर जो नहीं बन पाई लेकिन बड़ी खबर है, शिवशंकर पटेल ये समाजवादी पार्टी में आए। शिवशंकर पटेल भारतीय जनता पार्टी में थे और उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, बबेरू बांदा के रहने वाले हैं और उस इलाके में पटेल वोटों पर उनका अच्छा खासा अख्तियार है, बड़ा प्रभाव है, नेता उस इलाके के रहे। अब खबर तो सियासत में चेहरों से बनती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब चेहरों की बात करें तो देखिए, एक सामान्य परसेप्शन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है, यहाँ के सियासी सजाओं में यह बात अक्सर तैरती है कि योगी सरकार की जो भी दशा दिशा स्थिति है उससे ब्राह्मण नाराज है। इसके तमाम कारण और तमाम तर्क दिए जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से ब्राह्मणों, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके की पॉलिटिकल हलचल रही और मुख्यमंत्री बदला जाना, न बदला जाना, स्थापित होना, संघ का हस्तक्षेप, फिर योगी जी का आना और यह संदेश पाना जब उनको संघ का समर्थन है, तो ऐसी सूरत में आरएसएस की जरूर सेंट्रल लीडरशिप इस बात के लिए चिंतित होगी कुछ ब्राह्मण फेसेस को 2022 के पहले भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए और उसकी कवायद। हालांकि जैसा कि राजेश मिश्रा बहुत सही फरमाया कि जब लोकसभा के चुनाव 2019 के थे उसके पहले ही इस बात की बड़ी चर्चा थी कि जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। देखिए, मैं जितिन प्रसाद के पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी के वक्त से शाहजहांपुर से लेकर के कांग्रेस की तमाम पॉलिटिक्स को देख रहा हूं। जितेंद्र प्रसाद की कुल खुसूसियत पॉलिटिकल इतनी ही है कि वो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के एक बड़े किरदार, बड़े नेता हुआ करते थे और वो पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी दोनों लोगों के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे। बड़ी एक हैसियत थी। ये अलग बात है कि अपने आखिरी दोनों में वो स्वयं उन्होंने सोनिया गांधी से IICC अध्यक्ष का चुनाव लड़ लिया और 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो जितेंद्र प्रसाद को अभी तक जो कुछ मिला वो इसलिए मिला कि जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र से 2008 में मिनिस्टर बने और मिनिस्टर कई साल तक रहे, कई महकमों के मिनिस्टर रहे। लेकिन ये भी सच है कि एक पर्सनालिटी के तौर पर, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पर वो जितेंद्र प्रसाद के बेटे से कुछ ज्यादा अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। हालांकि उनकी गिनती, चूंकि यूथ फेस थे, सॉफ्ट स्पोकन हैं और लोगों ने उनको पसंद किया, इस वजह से उनकी गिनती जो है राहुल और प्रियंका गांधी के प्रिय लोगों में हुआ करती थी, जो एक पूरी यंग लॉबी थी। पर यहाँ देखना जरूरी होगा कि कितना इस्तेमाल उनका भारतीय जनता पार्टी कर सकती है या वे भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, हेमंत जी, आपने चूंकि जो यूथ वाला जिक्र किया, इस विषय पर भी मैं आऊंगा। कुछ और लोगों के भी नाम हैं, उनके साथ भी मैं थोड़ा सा आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि ये और किस तरीके से इसको हम देखें और समझें। लेकिन मैं राजेश जी का रुख कर लेता हूँ। राजेश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी उस बात को भी कहिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा है, चूंकि मैंने आपसे जब पहला सवाल पूछा तो आपने कहा कि देखिए, जो जितिन प्रसाद हैं अपनी या तो पिता की वजह से जाने जाते हैं या कांग्रेस पार्टी की वजह से, और अभी भी जो कुछ उनको अब तक जो
मिला है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला है। अगर सब कांग्रेस पार्टी की वजह से ही जितिन प्रसाद की पहचान है, उनका अपना खुद का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर बाद वाली जो हार है उसका ठीकरा आप जितिन प्रसाद पर क्यों फोड़ रहे थे? उसकी भी जिम्मेदारी फिर कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए थी। क्यों हारे? कांग्रेस पार्टी हारी ना, यही बात उमेश जी ने भी कही। इसका भी जवाब दीजिए जो कहना चाह रहे थे राजेश मिश्रा जी। देखिए, मैं अभी जो हेमंत शर्मा जी ने चर्चा किया है, मैं थोड़ा सा उसको इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। हेमंत जी एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते रहे हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, और इसलिए उन्होंने इस तरह की चर्चा छेड़ी है और वो उनकी चर्चा एकदम सही है, जो सटीक है। देखिए, ये जितिन प्रसाद जी लोकसभा के चुनाव में इनको पहले लखनऊ से लड़ाने की बात हुई थी, लखनऊ से इनको टिकट दिया जा रहा था। जब लखनऊ से टिकट दिया जा रहा था तो ये बीजेपी ज्वाइन करने के चक्कर में हो गए कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ूंगा, मैं बीजेपी जाऊंगा, और यहाँ तक कि इनके समर्थकों ने धरना उड़ना भी किया रास्ते में। उसके बाद फिर लखनऊ का टिकट चेंज करके इन्हें धरहरा दे दिया गया, जहाँ से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति जब वो चुनाव लड़ता है तो जब वो जीतता है तो वो भी जीतता है, पार्टी भी जीतती है, और जब वो हारता है तो वो भी हारता है और पार्टी भी हारती है, क्योंकि पार्टी का सिंबल है, पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पार्टी भी हारती है और वो व्यक्ति भी हारता है। हमारे कहने का मात्र जो असली मकसद ये है कि जितेंद्र प्रसाद जी के वजह से, स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश में, और उनकी वजह से जितेंद्र प्रसाद जी का राजनीति में आज तक जो मिला है वो मिला है। अभी हुआ कि यूथ पॉलिटिक्स में जो यूथ चेहरे थे उसमें ये राहुल जी की और प्रियंका जी के पसंद थे, ये हो सकता है, ये इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि ये वो पसंद नहीं। लेकिन राजेश मिश्रा जी, आपको नहीं लगता आप लोगों को कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि अगर आप एक पार्टी से पूर्व सांसद रहे हैं और उस पार्टी के आप भी बहुत बड़े चेहरे हैं, अगर इन बातों को आप लोग खुलकर नहीं कह पा रहे हैं या इन बातों को अगर आप सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यही वजह हो रही है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से अब जितिन प्रसाद तक और सचिन पायलट को लेकर के भी इसी तरह की कयास पिछले समय भी थी, जो बातें उन्होंने रखी थी वो अभी भी सुनी नहीं जा रही, उसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से आवाज को बुलंद किया है। ये जो चेहरे हैं, जो यूथ फेसेस हैं, जिनके ऊपर अभी ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले भविष्य में अच्छा बेहतर करेगी, एक एक करके अगर आपका साथ छोड़ना शुरू कर दें, या आप भी कह रहे हैं कि मैं उस विषय में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, तो राजेश जी, क्या हम ये मान के चलें कि वाकई में पार्टी के अंदर जिस बात को आप लोग कहते हैं दरअसल उसको सही तरीके से सुना नहीं जा रहा? क्या वजह है, क्यों ये चेहरे आपके साथ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं? ये तो बड़े चेहरे हैं ना आपकी पार्टी के। राजेश जी, हम देखिए ऐसा, देखिए हमारी बात सुनिए। देखिए, जितना ज्यादा हम लोग कह लेते हैं, जो कमजोरी जी की पार्टी है, अभी बनारस में 10 दिन पहले इन लोगों की मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, और प्रधानमंत्री जी उधर से बोले जा रहे थे और इनके सारे जनप्रतिनिधि सिर्फ जी जी कर रहे थे, और जब बाहर प्रेस के लोगों ने इन लोगों को रोका कि क्या क्या बात हुई, तो सबने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग बाद में हो जाएगी, अभी कोई नहीं बोलेगा। हम लोग अपनी पार्टी में पूरी बात रखते हैं, अपनी बात को हमें कहा, कोई नहीं कहेगा कि राजेश जी आप इस बात को मत कहिए। हम लोग लगातार कहते हैं, और जो हमें लगता है कि ये सही है, जो हमें लगता है कि ये सही है, उसको हम बोलते हैं, उसको कहते हैं। राजेश मिश्रा जी, मुझे बताइए, सोनिया गांधी किसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके साथ जुड़े हों, राहुल गांधी जुड़े हों, तो क्या बीच में आप उनको रोक करके क्रॉस क्वेश्चन करेंगे? ये हो सकता है कि अजय कुमार लल्लू की किसी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप लोग सवाल जवाब कर लेते हो, ये मैं मान सकता हूं। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे लोग जुड़े रहे होंगे, अगर आप इसको तर्क बनाएंगे तो राजेश मिश्रा जी, इनके पास बहुत तर्क हैं। मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा इतना है कि ये पार्टी के आपके बड़े नेता रहे ना, सिंधिया जी बड़े नेता रहे कि नहीं रहे आपकी पार्टी के? आप उनको नकार दीजिए, जितिन प्रसाद को आप नकार दीजिए, कल को आप सचिन पायलट को भी नकारिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात कह करके ये युवा चेहरे आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये शोर इशारा नहीं है कि कम से कम डेमोक्रेसी आपकी पार्टी के अंदर, या उनकी बातों को नहीं सुन रहा है? सफोकेशन क्यों हो रहा है? इन नेताओं को सफोकेशन क्यों हो रहा है? राजेश मिश्रा जी। राजेश जी हम जवाब दे रहे हैं आपको। नहीं, एक सेकंड, मैं राजेश जी से सवाल, मेरा सवाल राजेश जी से, उमेश जी मैं आऊंगा आपके पास। राजेश जी की बात कंप्लीट हो जाए पहले। राजेश जी अपनी बात रखें। आज की राजनीति में एक दिक्कत ये हो गई है, आज की राजनीति में इधर जो पिछले 10-15 सालों की राजनीति है, उसमें पद पाने के लिए अंतिम वक्त तक लोग लगातार दल बदल रहे हैं। जो बिना पद का नहीं रह सकता,
जो बिना सत्ता का नहीं रह सकता, जो बिना विधायक और सांसद का नहीं रह सकता, वो उसके पास कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उसे सत्ता चाहिए, उसे पद चाहिए। जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी दल में हो और किसी दल में जा रहे हो, सब लोगों का यही हाल है। और ऐसे लोग किसी भी दल के परमानेंट सदस्य नहीं हो सकते। आज बीजेपी सत्ता में है, लोग जा रहे हैं, कल बीजेपी नहीं रहेगी सत्ता में, आप देखिएगा बीजेपी छोड़ के लोग भागने लगेंगे। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर आप देख लीजिए, वहां पे सरकार बन गई टीएमसी की। रोज अखबारों में आप लोग ही खबर दे रहे हैं, मीडिया में आ रहा है कि इतने एमएलए बीजेपी छोड़ के जाने की स्थिति में है, 30, 32, 28, ये चर्चा है। तो कुछ लोग ऐसे राजनीति पे हो गए हैं जिनके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें नहीं। लेकिन राजेश मिश्रा जी, यही तो चुनना है। देखिए राजेश मिश्रा अगर कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाहसालार हो सकते हैं और आज भी आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, तो यही तो नेतृत्व तय करता है ना कि इस तरीके की जो लीडरशिप है वो दिखाए कि लोग आपका साथ ना छोड़े राजेश मिश्रा जी। लेकिन अगर छोड़ रहे हैं तो कम से कम उन बातों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, कि कोई तो कारण है ना। और ये तो वो चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं, छोटे नेता या फिर इस तरीके के कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता है, उनकी मंशा हो सकती है। राजेश मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। उमेश जी, हमें आप बोलने का आपकी बात का जवाब दे। राजेश जी, दो बातें हमारी सुन लीजिए। चलिए राजेश जी की बात मैं सुन लेता हूं। उमेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी कंप्लीट करें जल्दी से। बोलिए उमेश बाबू। देखिए, मैं इसलिए मैंने जो चर्चा किया आपने कि लोग बड़े नेता चेहरे छोड़ के जाते हैं, ये व्यक्ति की मंशा पर निर्भर करता है। आप यकीन माने, हेमंत जी बैठे हैं, बीएचयू के वही विद्यार्थी रहे, मैं बीएचयू में छात्र संघ का पदाधिकारी था। पहला इलेक्शन मैंने अपने राजनीतिक जीवन का निर्दल जीता था 8 जिले से ग्रेजुएट कांस्टिट्यूंसी का। और जीतने के बाद कांग्रेस विपक्ष में थी, बहुत कमजोर थी, और मैं जाके हाउस के अंदर कांग्रेस के बेंच पर बैठा था और स्वतः बैठ के मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलने लगा। तमाम अवसर मेरे पास आए हैं, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे मायावती जी हों, सबने कोशिश किया। लेकिन मैंने यहाँ तक कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। ये व्यक्ति का विचार हो सकता है और ये जबरदस्ती नहीं आ सकता। ये यदि हमारे अंदर वो भावना होगी। नहीं, ठीक है राजेश जी। देखिए, मैंने इसीलिए इस बात को कहा ना, क्योंकि आप अगर आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो यही तो नेतृत्व की खूबी होती है ना, कि उसको बांध कर रखे, सफोकेशन नहीं होना चाहिए। या मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, उसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उमेश द्विवेदी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई जी दो बातें कही। एक तो आपने मिश्रा जी ने कहा कि आदरणीय जितिन जी 2019 से सस्पेंस पे थे, चुनाव हार गए, अब कोई राजनीतिक उनका कैरियर नहीं है, अब मतलब के नहीं रह गए हैं। अगर आप जान गए कि जितिन प्रसाद में कोई अब दम नहीं रह गई है और वो कहीं जाने आने वाले हैं, ढुलमुल हैं, तो आखिर आपने उनको अब तक बक्सा क्यों निकाल क्यों नहीं दिया? अगर वो आउटडेटेड हो गए थे, किसी काम के नहीं रह गए थे, दगे कारतूस हो गए थे, आपके निगाह में खत्म हो चुके थे, तो आपने उनको बक्सा क्यों निकाल क्यों नहीं दिया? अब आज जो हमारे यहाँ चले आए तो किसी काम के नहीं रह गए। एक तो आपका जवाब इस पे आना चाहिए था। दूसरा ये है कि आपने कहा कि भाई मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग की, उसमें तमाम लोग सवाल पूछते रह गए और उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का सारा जो कार्यकर्ता है और नेता है इस समय केवल आदरणीय मोदी जी की वर्चुअल मीटिंग सुनता है। वो अब कांग्रेस में काम नहीं कर रहा, उसका वहां मन नहीं लग रहा है, इसलिए सारी वर्चुअल में कहाँ भाजपा की मीटिंग क्या हो रही है और क्या बात कर रही है, एक इसीलिए जानकारी हो रही है और लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत चाव से, बहुत प्रेम से मोदी जी को। अरे चलिए ठीक है उमेश जी मुझे बताइए 12% जो है, 12% जो ब्राह्मण हैं, 12% जो ब्राह्मण हैं, कहीं साधने की कोशिश तो है ना जितिन प्रसाद के जरिए, वरना क्या फायदा पहुंचा रहे हैं भाई? अगर वहां पर हार रहे थे तो आप ऐसा क्या चमत्कार करने वाले? नहीं, 12% का फोकस कर रहे हैं क्या? आप बताइए इस पार्टी में, नहीं इस पार्टी में तमाम सारे नेता हैं। अब आप केशव मौर्य को कहिए कि हम मौर्य साध रहे हैं, आप आदरणीय स्वतंत्र देव जी कहिए कि हम पटेल साध रहे हैं। ऐसा यहाँ कोई साधने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूरा देश साधा जा रहा है, पूरा प्रदेश साधा जा रहा है, ना कि कोई जाति वर्ग विशेष साधा जा रहा है। केवल जो अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति है। द्विवेदी जी मुझसे बेहतर तो आप ये समझ रहे हैं,
आप तो चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, आप मुझसे बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, खुलकर तो आप नहीं स्वीकार करेंगे। ओम प्रकाश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश दुबे जी आपका भी आज इस चर्चा में। ओम प्रकाश जी, जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, ये कहते हुए कि अब एक ही पार्टी ऐसी रह गई है जहां पर हम सही मायने में कह सकते हैं कि लोकतंत्र है या फिर वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना, इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर आपको, ओम प्रकाश दुबे जी? जी, अचानक इनको कैसे लगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, हैं? अगर यह ज्ञान इनको इतनी जल्दी कैसे आ गया, इतने देर से इन्होंने इस बात को कहा, ऐसा कुछ नहीं है। और यह तो भाजपा की घबराहट है कि जहां जाते हैं जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ इनको अन्य दलों के बिना लिए, इनके पास तो नेता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ये खाली एक चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। ब्राह्मणों को क्या करना है, चुनाव जल्द है और ब्राह्मण आपको बता देगा कि क्या किस रुख उसको बदलना है इस सरकार। तो जितिन प्रसाद के जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बात ही नहीं, लड़ाई में नहीं। ब्राह्मण इस बार तो पूरी तरीके से, हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरी तरीके से मन बना लिया है और उसी की घबराहट हम लोग और भी पक्के हो गए कि जो हम सोच रहे थे वो 100% होने जा रहा है। और पूरी तरीके से यह तो कुछ लोग भागना, सत्ता का लोग पता नहीं है। जतिन प्रसाद जी की तो पहचान जहां से थी, आदमी ब्राह्मण कभी जहां रहता है लॉयल्टी के साथ रहता है, और जो भागता है मैं तो उसमें जरा सा मेरे मुश्किल है कि मैं उसको अपने समाज का मानूं। और ऐसे हाँ जी, ब्राह्मण चेतना परिषद तो बनाई थी ना जितिन प्रसाद ने, पिछले साल से बना रखी है, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों के साथ कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, कुछ तो पैठ होगी जितिन प्रसाद की। अरे भाई सुनिए, नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो कागज बनाया उसी के चक्कर में फंस गए भाजपा वाले। देखिए, कागज किसी ने संगठन बना लिया और कुछ लोगों का नाम लिख लिया तो उसके साथ ब्राह्मण नहीं हो जाए। ब्राह्मण स्वयं जी चलिए हेमंत जी के पास मैं रुक कर लेता हूँ। हेमंत जी मुझे बताइए, हेमंत जी क्या 12% के ऊपर लोगों का फोकस है? मायावती जिस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आ गई थी सत्ता में, अभी चूंकि जो सवाल हैं, क्या उन सब के बीच में जितिन प्रसाद का शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको इस तरीके से देख पा रहे हैं, या देखना ये होगा कि जितिन प्रसाद इनके लिए फायदेमंद ज्यादा साबित होते हैं या कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह ज्यादा? और दूसरा मेरा सवाल हेमंत जी ये है कि आखिर क्यों एक एक करके इनके जो युवा चेहरे हैं वो साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? अभी सचिन पायलट को लेकर के भी सुगबुगाहट है। हेमंत जी, दोनों ही सवालों का मैं थोड़ा सा विश्लेषण चाह रहा हूं आपसे। देखिए, पहले आयुषी में एक चीज स्पष्ट कर दूं, राजेश मिश्रा हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर गए। मैं हेमंत तिवारी हूँ, मैं हेमंत शर्मा नहीं हूँ, और मैंने बीएचयू में नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। वो शायद पुराने दिखाई नहीं पड़ा, कंफ्यूज कर गए। आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ा, चेहरा हमारा थोड़ा हल्का है। मैं एक बात कहता हूँ, दो बातें समझिएगा। आयुष, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, और उत्तर प्रदेश में के पॉलिटिक्स में जिस जवाब की इस वक्त जरूरत है वो उसको सीधे सीधे क्वेश्चन करता है। अब आपने जो बात उठाई, दो बातें कहना चाहूंगा। यहाँ ओम प्रकाश दुबे, बाबा दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के बदलापुर से विधायक रहे हैं, पॉपुलर नेता है। राजेश मिश्रा स्वयं बनारस के बड़े पॉपुलर, पहले वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उमेश जी की बड़ी अच्छी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनको शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके नाम के आगे मिश्रा, दुबे, द्विवेदी या तिवारी लिखा हुआ है। थोड़ा सा जातीय पहचान बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में होती है। माफ कीजिएगा, ब्राह्मण एकता परिषद जब बनाया श्री जितिन प्रसाद ने, जितिन प्रसाद के बारे में अव्वल तो अगर आप वो बिल छोड़ दें खाली रुहेलखंड की, तो बाहर अभी न्यूजीलैंड को बताने की जरूरत पड़ती है, एक ब्राह्मण है। मैं किसी की मेरिट डिमेरिट नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एक सवाल इसी बहस के बहाने, तीन बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हैं, मैं पूछ लेता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न ब्राह्मणों से जुड़ा, एक 6-7 दिन की ब्याही लड़की खुशी दुबे जो जेल में है, उसका प्रश्न किसने उठाया? मैं तो उमेश द्विवेदी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इन्होंने चिट्ठी लिखी, भले सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्यायपूर्ण
जो शैली रही है उसका सजा भुगत रही है। विकास दुबे जो अपराधी था उसकी पत्नी घर में है। खुशी दुबे जिसने अमर दुबे से 6 दिन पहले शादी की थी वो जेल में क्यों है, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल बड़ा सवाल होने जा रहा है। तो मैं बाबा दुबे जी से भी पूछूंगा और राजेश मिश्रा से भी पूछूंगा, क्या आप लोगों को विषय दिखाई नहीं पड़ा? और उमेश द्विवेदी से जरूर पूछूंगा कि उन्होंने चिट्ठी लिख करके क्या अपने कर्तव्यों की तुच्छी समझ ली? उत्तर प्रदेश में ऐसा तब जबकि एक सामान्य अवधारणा है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है, वाकई नाराज है। इसका नतीजा बता दूं आपको। जलालपुर अम्बेडकर नगर में जब बाई इलेक्शन हुआ तो एक भूमिहार कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से था। खाली ब्राह्मणों के नाराजगी के बल पे जो वोट मिले समाजवादी पार्टी को और भाजपा को नहीं मिले, जबकि पूरी सरकार वहां मौजूद थी। ब्रजेश पाठक जैसा कद्दावर ब्राह्मण चेहरा वहां का प्रभारी था, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के मौजूद थी। तो नाराजगी तो निश्चित रूप से है। तो ऐसी सूरत में क्या सरकार का क्या रवैया होना चाहिए कम से कम इस पर्टिकुलर केस पर? क्योंकि ध्यान रखिएगा, यह केस भले जघन्यतम अपराध का रहा हो, लेकिन सजातीय लोगों के एक मुश्त मरने की खबरों को आप दबा नहीं सकते हो। खबर अभी तक जिंदा है। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? दूसरे समाजवादी पार्टी और हमारे चलिए, हेमंत जी से लग रहा मेरा संपर्क टूट गया। हेमंत जी का मैं दोबारा शुरू करूंगा, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूं। राजेश जी आपसे शुरू करता हूं। हेमंत जी जो सवाल उठा रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि वहीं से शुरू करें। राजेश जी जवाब दें। अभी आपकी जब ये बहस शुरू हुई है तो सबसे पहले मैंने खुद ही खुशी जिले का मुद्दा उठाया है। यहीं पे उठाया जबकि ये विषय नहीं था, लेकिन मैंने उठाया इस नाते कि लगातार पिछले 3, 4, 5 महीने से हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि इस समस्या का समाधान हो और उस लड़की को जेल से रिहा किया जाए। 3, 4 महीने से लगातार हम लोग लगे थे और इसी वजह से मैंने अभी उठाया है। और मैं हेमंत भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसी प्रकरण को सुनने के बाद इसको पुनः रिपीट किया है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उमेश द्विवेदी जी ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। अब उन्हें ये समझना चाहिए कि पत्र पे उनकी कार्रवाई क्या हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने शुरू में ही कहा था, एक व्यक्ति के जाने और आने से किसी समाज का सारा वोट न जाता है न आता है। आप समाज के अंदर जो सामान्य लोग हैं उनकी किस तरह आप उनके साथ न्याय कर रहे हो, इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। और उत्तर प्रदेश की तो राजेश मिश्रा जी मुझे बताइए कि सही माने में न्याय करेगा कौन? कौन करेगा न्याय, ये मुझे बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के जाने से पूरा वर्ग नहीं जाता है, तो फिर वो वर्ग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों करेगा? भाई समाजवादी पार्टी भी तो कह रही है, और यही तो हेमंत जी ने भी कहा कि भाई उनका कैंडिडेट वहां इसीलिए जीता क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी थी। वहां पर भरोसा क्यों करेगा? वो समाजवादी पार्टी पे भी कर सकता है, इनसे हो सकता है नाराज हो भारतीय जनता पार्टी से। क्यों करेगा? देखिए अब क्यों करेगा इसको मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने 11 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए हैं, 11। और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा, ये तीनों उसके बाद लगातार सरकार में आई हैं। ये लोग एक नाम बताने, तीनों पार्टी के लोग बैठे हैं संजोग से, एक नाम बता दें तो इन लोगों ने आज तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने तो 11 बार बनाया। और हमारे पास आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पिछले 4-5 चुनाव, 6 चुनाव से वो कभी भाजपा को दे रहा है, कभी सपा को, कभी बसपा को। एक को हराने के लिए दूसरे को देता है, दूसरे को हराने के लिए तीसरे को दे रहा है। और परिणाम ये हो रहा है कि उसके बावजूद ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जिसकी सरकार बनवाता है, सरकार बनने के बाद वो सबसे पहले वही ब्राह्मणों का नुकसान करना शुरू कर देती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबने ये देखा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे और ब्राह्मणों का काम होता था, ब्राह्मण कांग्रेस को वोट करते थे। जब से ब्राह्मण कांग्रेस नाराज तो हुआ ना डॉक्टर राजेश मिश्रा जी? को भी वोट दिया है 2-3 चुनाव क्यों में, छिटक सपा गया? को भी दिया, बसपा को भी दिया। क्यों छिटक गया आपसे? नहीं, सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अरे हमारी बात तो आप सुन ले। वो छिटका नहीं, उसे लगा कि एक प्रयोग ये भी करे, बीजेपी को वोट दे, शायद बीजेपी अच्छा करे। फिर उसे लगा सपा को वोट करे, शायद ये अच्छा करे, बसपा को वोट करे, शायद ये अच्छा करे। सबको वोट करके उन्होंने देख लिया। चलिए राजेश जी, आपकी बात मैं समझ गया कि उसने सबको देख लिया और अब घूम फिर करके अब उसको लगेगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ही सही मायने में प्रतिनिधित्व दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ वो वर्ग जाएगा। ओम प्रकाश दुबे जी, आपके पास आता हूं। आप तो कह रहे थे कि भाई इनको क्या, ये तो अभी चुनाव लड़ेंगे, इनको पता चल जाएगा
कांग्रेस पार्टी भी तो इस बात को कह रही है ना कि वो वर्ग उनके ही साथ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को भी देख लिया, बसपा की इंजीनियरिंग को भी देख लिया, इनकी तो सरकार चल ही रही है, अब वो जाने वाला है कांग्रेस पार्टी के साथ में। इसलिए कांग्रेस को जितिन प्रसाद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वोट बैंक इनके साथ में है। ओम प्रकाश दुबे जी, जमीन पे जो काम करेगा, जैसे माननीय हमारे हेमंत भाई ने बताया और राजेश जी हैं, सभी हम लोग एक दूसरे से परिचित भी हैं। और जहां तक ब्राह्मणों की राजनीति पूर्वांचल से प्रभावित होती है, संख्या भी ज्यादा है, जो जमीन पे काम किया होगा उसी के साथ ब्राह्मण रहेगा, और जो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा उसी के साथ ब्राह्मण रहेगा। तो आने वाले समय में जैसे खुशी दुबे का मामला है, उसके अलावा आप सोचिए कि ब्राह्मणों की एक मेरे हिसाब से उनके एक श्रद्धा का विषय है कि जो महाकाल का दर्शन कर लेगा, जो जा करके उनके मने मरने वाला भी व्यक्ति वहां पे जाने से उसको मृत्यु से मोक्ष मिल जाता, और उसकी आस्था को किस बेरहमी से जो आदमी जा करके वहां पे सिलेंडर हुआ, कुछ भी था उसके सामने। ओम प्रकाश दुबे जी, मुझे बताइए, चूंकि बात यहाँ पे प्रतिनिधित्व की हुई है, ओम प्रकाश दुबे जी, बात यहाँ पर हुई है कि प्रतिनिधित्व उनका कौन कर सकता है। मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में क्या कभी हो सकता है कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाए? प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, और जो जमीन पे लड़ाई, हम लोग जमीन पे लड़ाई लड़ते हैं। मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? कांग्रेस ने तो गिना दिए इतने मुख्यमंत्री हमने ब्राह्मण दिए हैं। कम आता हूँ, आज मुझे मौका मिला। बीजेपी भी कह देगी कि हमने भाई देखिए डिप्टी सीएम तो बना ही रखा है ब्राह्मण को। आप बताइए कि क्या कभी हो सकता है अखिलेश यादव के अलावा ब्राह्मण चेहरा हो सकता है क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, सीएम या डिप्टी सीएम के लिए पंडित वोट नहीं देता है। पंडित सुने, पंडित वोट इसलिए देता है कि चलिए, राजेश मिश्रा जी का तर्क यहीं से खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने तो इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए, ब्राह्मण चेहरे बनाए। भाई चेहरे की बात हो रही थी ना, बात चेहरे की हो रही थी ना, बात चेहरे की हो रही थी, बात प्रतिनिधित्व की हो रही थी। मतलब मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। ठीक है, उमेश द्विवेदी जी, नाराज है भाई ब्राह्मण आपसे, और वही नाराजगी आपको भुगतनी पड़ी। अभी हेमंत जी ने भी बताया कि भाई देखिए ब्राह्मण नाराज था इसलिए आप हारे, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? नहीं, वो तो कहने का अभी चुनाव आ रहा है, अपना अपना फंडा लेके लोग चलेंगे, लेकिन कागजों में पंडित नहीं चलता, पंडित जमीन पे चलता है और बता देगा पंडित। ठीक है, वो दिन कब आएगा जब समाजवादी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे ब्राह्मण होगा? चूंकि यहाँ चर्चा तो ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व को लेकर के है ना, बाकी तो सब आप सारे ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं रहा। वो भी सांसद हैं, राजेश मिश्रा जी पूर्व सांसद रहे, आप भी विधायक रहे, उमेश द्विवेदी जी एमएलसी हैं। मुझे बताइए, आप सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन भाई चेहरे की बात हो रही है ना, ये नकार रहे हैं या ये अनदेखी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, राजेश जी ने बताया इतने मुख्यमंत्री दिए उन्होंने ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी ने, पूरे दुनिया और अब कांग्रेस पार्टी के पास ही जाएगा, चूंकि मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइश वहीं बाकी है। सुन लीजिए, आप इतिहास उठा के देखेंगे, आप इतिहास नहीं, जनेश्वर मिश्र तो पता है मुझे, मैंने अखिलेश यादव जी का जिक्र किया ना, मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। विश्व में सुनिए, एक मिनट बात बता दूं, अब मुझे बताइए कि अखिलेश यादव के अलावा ब्राह्मणों का सम्मान जिसने दिया है उसको इस बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। ब्राह्मणों का सम्मान किया समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, चलिए राजेश जी इसमें बेस का जवाब दूंगा भाई, वो तो कह रहे थे उन्होंने इतने मुख्यमंत्री। चलिए, उमेश जी नाराजगी है, उमेश जी नाराजगी है ब्राह्मणों के अंदर, उमेश जी नाराजगी है ब्राह्मणों के अंदर, और शायद इसलिए लग रहा है कि जितिन प्रसाद के ही बहाने कुछ तो कंट्रोल कर पाएंगे आप। उमेश जी, कोई नाराजगी नहीं है। एक बात हमको बताएं, अभी माननीय ओम प्रकाश जी जुड़े थे, हमारे बड़े भाई की तरह से हैं, आदरणीय मिश्रा जी हैं, हेमंत जी हैं, हमसे भी पूछा गया सवाल की खुशी के बारे में आप बताइए, आखिर विपक्ष क्या सो रहा था, कांग्रेस सपा क्या सो रही थी? 10 महीने हो गया खुशी का, जब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के मैं एमएलसी हूं, सबसे पहला पत्र हमने लिखा खुशी के बारे में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, और खुला पत्र हमने लिखा, क्योंकि हमें दर्द है, हमारे समाज का भी था, और हम शासन में हैं, सत्ता में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये समझ करके हमने खुशी के बारे में पत्र लिखा। तो आज चाहे वो आपके संजय सिंह हो, चाहे सपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आज उनको खुशी याद आ रही है। इसके 1-1.5 महीने पहले हमने अंजलि के बारे में पत्र लिखा और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ दिया, और इतना ही नहीं, उसके बाद अंजलि को काफी कुछ रिलीफ मिला, और खुशी के साथ भी न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं। जहां कहीं माननीय मुख्यमंत्री की निगाह नहीं पहुंच पा रही है, या वो नहीं देख पा रहे हैं, या जो पुलिस प्रशासन में
बैठे लोग वो गुमराह करें, गड़बड़ करें, वहां चेताना बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। और खुशी के लिए सबसे पहला पत्र, मुझे ताजुब होता है कि 10 महीने विपक्ष क्या कर रहा था। आज जो ब्राह्मण की दुहाई दे रहे हैं वो ब्राह्मण के लिए क्या कर रहे थे। सबसे पहला पत्र हमने लिखा और डंके की चोट पे लिखा और मीडिया में हमने दिया। आज कोई उस पर बोलने आ गए हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हाँ उमेश जी ने सबसे पहला पत्र लिखा। तो हम खुले दिल से हैं। सत्ता पक्ष का मतलब ये नहीं कि कहीं अन्याय होगा तो हम सत्ता के डर के मारे बैठे रहेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, माननीय बंसल जी से मिल करके, आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मिल करके हमने सारी बात बताई और उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और वहां बोलने का अधिकार है, बोलने की वहां छूट है। ऐसा नहीं है कि जो, लेकिन उमेश जी मुझे बताइए, चलिए ठीक है, सपा की और कांग्रेस की बात को आप मत मानिए, हो सकता है वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इस नाते आप उनकी बात को नकार दीजिए। हेमंत जी तो वरिष्ठ पत्रकार है ना, वो तो अपना आकलन कर रहे हैं ना, उन्होंने तो बताया नाराजगी है ब्राह्मणों के अंदर। और द्विवेदी जी ये बात तो आप और बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। हेमंत जी ने तो मुझे धन्यवाद दिया, महारत हासिल है इनको। हेमंत जी ने मुझे धन्यवाद दिया कि कम से कम सत्ता पक्ष के उमेश जी ने लिखा चिट्ठी, हेमंत जी ने मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होंने बताया ये भी साथ में कि नाराजगी तो है लोगों के अंदर, वो नहीं सुना मुझे लगता है द्विवेदी जी आपने। नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, केवल ब्राह्मण ही नहीं, अपनी कमियों की नहीं सुनता है, झूठ बोलना है। चलिए ठीक है, मैं हेमंत जी का रुख कर लेता हूं। हेमंत जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए। हेमंत जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। मैं आयुष जी एक बड़ी बात कर रहा हूँ, कृपया ये लोग ध्यान से सुनो। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। मुझे भी 36-37 साल यही सब देखते हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य, ओबीसी सारी राजनीति देख ली। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में ब्राह्मण सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ये हकीकत है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जलालपुर का बाई इलेक्शन देख लीजिए, जहाँ 100-150 कुल 200 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भूमिहार ना हो, वहाँ भूमिहार कैंडिडेट जीत जाए ब्राह्मणों के बल पर। ये सबने देखा है, सबने किया। जबकि मैं मानता हूँ कि ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, बहुत मेहनत उन्होंने की, काफी डैमेज कंट्रोल कोशिश की, उसके बावजूद 20-20 मंत्री वहाँ मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार गई बाई इलेक्शन। जबकि माना जाता है कि बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी के होते हैं। चलिए इसको हम अलग करते हैं। उमेश द्विवेदी जी ने चिट्ठी लिखी, बहुत बड़ी बात है, इनको बहुत प्रशंसा मिली उमेश द्विवेदी को इस विषय की चिट्ठी। खुशी दुबे, विकास दुबे, दुबे का मर्डर ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा विषय है जो लाखों लोगों के दिमाग में। पहले मैं क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश में 12% नहीं 14.5% ब्राह्मण, 14.5% वोट शेयर है। उमेश जी ने चिट्ठी लिखी, मुझे मालूम है कि अभी उमेश जी चिट्ठी से उत्तर प्रदेश का सत्ता शासन नाराज है। इन्होंने हिम्मत की, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन इनकी हिम्मत जो है सत्ता शासन को पसंद नहीं आई और अभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मों को सर्वसार करने वाला ये विषय है। क्या हम पुलिस स्टेट की ओर जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पुलिस राज हो जा रहा है। खुशी दुबे के खिलाफ कौन सा क्रिमिनल केस था? इसके पहले खुशी दुबे ने अपनी मां के नाम का सिम कार्ड यूज कर लिया, इसलिए 6 दिन की व्याहता 10 महीने से जेल में है। इसका जवाब कोई देगा? उमेश द्विवेदी देंगे, मुख्यमंत्री देंगे, डीजीपी देंगे? कोई देगा? नहीं देगा, क्योंकि उस पूरे प्रकरण में पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस के लोगों को मारा गया, जघन्य अपराधी था विकास दुबे, सब जानते हैं। लेकिन निर्दोष को दंड देना जमहूरियत में और भारत जैसे मजबूत संविधान में किसी को नहीं है। क्या लोग देख नहीं रहे हैं? नाराजगी यूं ही नहीं है, छोटी छोटी बातों से बड़ी नाराजगी हो जाती है। जहां तक जितेंद्र प्रसाद की बात है, देखिए जितेंद्र प्रसाद, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार चुनाव हार रहे थे। और आप देखिएगा कि जितेंद्र प्रसाद महीना भर से कम समय में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य होंगे। हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार मंत्री हो जाए तो सत्ता उनको मिल जाएगी। तो जितेंद्र प्रसाद की गलती मैं थोड़ी करता हूँ, ये सियासत है साहब। इसमें सत्ता पाने के लिए आदमी क्या क्या कुकर्म नहीं करता है। मछलियों की तरह फिसल के इधर से उधर चले जाते हैं। और यूपी में तो सीजन शुरू होने वाला है। यूपी में ये जो पाला बदल वाला सीजन है उसका तो पूरा मौसम आ गया है ना। अभी महीने 2 महीने बाद देखिएगा, ये इधर गए वो उधर गए। लेकिन जितेंद्र प्रसाद को भाजपा में लेना कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व
को जिस बात की थोड़ी आशंका है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में इन्हीं के मुख्यमंत्री रहते चुनाव होगा, तो उनको कुछ न कुछ इस तरह के अनुपूरक उपाय अवश्य करने होंगे ताकि ब्राह्मणों पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव जाए। लेकिन वही दिक्कत है, जितिन प्रसाद को तो बताना पड़ता है ब्राह्मण है ना, वो आजकल तो सब लोग नाम से, मैंने क्या कहा, दुबे, तिवारी, मिश्रा, द्विवेदी, इस प्रकार से लोग जात पहचानते हैं, लेकिन जात बहुत बड़ी सच्चाई है और जात के हिसाब से वोट पड़ता है, जात के हिसाब से नतीजे आते हैं। तो निश्चित रूप से ये उसी कवायद का एक हिस्सा है और उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जितिन प्रसाद जो अभी आज आए हैं, कल को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने, निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। विधान परिषद में तो 4 सीटें रिक्त हैं, उसमें एक उनकी निगाह होगी, क्योंकि मनोनयन में आजकल उस क्षेत्र के लोग तो आते नहीं है कि कला, संस्कृत, पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र के लोगों को मनोनयन हो। मनोनयन के नाम पे पॉलिटिकल लोग आते हैं, वो सपा भी करती है, बसपा भी करती है, भाजपा भी करती है, तो आ जाएंगे, पद पा जाएंगे, उनका भी काम चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहनिक हो जाएगा। क्योंकि आजकल प्रचार से ही परसेप्शन बनाने की एक रीति बन गई है, तो कहा जाएगा बड़ा ब्राह्मण फेल जितेंद्र प्रसाद का बेटा भारतीय जनता पार्टी में आ गया है और ब्राह्मण सब एकजुट होंगे। तो क्या ब्राह्मणों की कोई कमी थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में चेहरों? ब्रजेश पाठक ऐसा कद्दावर एक बड़ा नेता है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स आया है पब्लिक में, वो है, और कई नाम हैं और उनको बाकायदा अनुपातिक हिस्सा भी मिलता है। चलिए हेमंत जी, आपकी इसी बात के साथ आज मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं या कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर उसके सहारे जो साधने की कोशिश हो रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है पार्टियों को, ये भविष्य के गर्त में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।